जंगल के साथ सटी हुई एक सुनसान सड़क, जिस पर इंसान तो क्या, जानवर भी अकेले चलने में घबरा जाए। रात 1 बजे के आसपास उस सड़क पर एक कार आती है और एक जगह पर आकर रुकती है। कार से एक आदमी निकलता है और अपनी जेब से लाइटर और सिगरेट का पैकेट निकालता है और उस पैकेट से एक सिगरेट निकालकर उसे लाइटर से जलाता है। जब लाइटर की आग सिगरेट को जलती है, तब उस आग की रोशनी में उसका चेहरा दिखता है। वो कोई 30 या 35 साल की उम्र का नौजवान था। वो सिगरेट के धुएं को अपने शरीर के अंदर खींचता है और कुछ देर बाद उस धुएं के छल्ले बनाकर अपने मुंह से छोड़ता है। वो अपनी सिगरेट को ख़त्म करता है और उसे ज़मीन पर गिरा देता है और अपने पैर से उसे मसल देता है और फिर वो अपनी कार की डिक्की की ओर जाता है और उसे खोलता है। उस डिक्की में पहले से कोई लड़की मौजूद थी, जिसके हाथ और पैर रस्सी से बंधे थे और वो बेहोश थी। वो लड़का उस डिक्की में रखी एक पानी की बोतल को उठाता है और उस बोतल से पानी पीकर अपने मुंह से कुल्ला करता है और अपने मुंह के पानी की एक धार बनाकर उस लड़की के मुंह पर मारता है। लड़की के मुंह पर पानी का छिड़काव होने से वो होश में आती है और अपने आप को एक डिक्की में बंधी हुई पाती है और देखती है कि उसके सामने कोई खड़ा है। वो पानी से बाहर आई किसी मछली की तरह झटपटाने लगती है और चीखती हुई कहती है, तुमने मुझे बंदी क्यों बनाया हुआ है? आखिरकार तुम चाहते क्या हो? उसके सवाल पूछने के लिहाजे से पता चल रहा था कि वो लड़की उस लड़के को जानती है। इस घटना से 4 घंटे पहले एक बार एक लड़की अकेले एक जगह पर बैठकर शराब पी रही थी। उसे अकेले देख एक लड़का उसके पास आता है और कहता है, क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ? ये सुनकर वो लड़की कोई जवाब नहीं देती है। उससे पहले ही एक और लड़का वहाँ आता है और उस पहले वाले लड़के को कहता है, माफ़ करना दोस्त, पर मैं इसके साथ हूँ। ये देखकर उस लड़की के साथ पहले से कोई और लड़का मौजूद है, तो वो पहले वाला लड़का जवाब देता है, ओह सॉरी यार, मैंने सोचा कि ये अकेली है और तुम तो जानते होगे कि इतनी हसीन लड़की को अकेले छोड़ना एक किस्म का गुनाह माना जाएगा। हाँ, पर मैंने पहले इस गुनाह को अपने हसीन पलों में कैद कर लिया है। और फिर वो पहले वाला लड़का वहाँ से चला जाता है और दूसरा लड़का उस लड़की के पास बैठता है। लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, तुमने उसे अच्छा बेवकूफ़ बनाया। ये सुनकर लड़का जवाब देता है, हाँ, मैंने उसे बेवकूफ़ बनाया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझसे पहले तुम्हारे साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त करे। फिर लड़की कहती है, हाँ, क्या हम पहले मिल चुके हैं? हाँ, मुझे तो यही लगता है कि जब मैंने तुम्हारी नशीली आंखों को देखा तो मुझे लगा कि हम पहले भी मिल चुके हैं, पर मुझे याद नहीं आ रहा। शायद मेरे घर पर जहाँ कोई नहीं था, बस हम दोनों और हमारी प्यार भरी बातें। पर मुझे नहीं लगता कि हम पहले मिल चुके हैं, लेकिन मुझे तुम काफ़ी अच्छे लगे। अच्छा, लड़की पटाने का तुम्हारा तरीका कुछ हटके है, लड़की मुस्कुराते हुए जवाब देती है। ये सुनकर लड़का लड़की से फिर पूछता है, क्या मैंने अपने सामने वाली लड़की को पटा लिया? लड़की जवाब देती है, शायद ना और शायद हाँ, ये मुझे नहीं पता। इसका जवाब तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा और वो जवाब मुझे कहाँ मिलेगा? हाँ, शायद तुम्हारे दिल में। क्या मैं तुम्हारे दिल को छूकर पता करूं? लड़की हंसते हुए कहती है, नहीं, तुम वहाँ हाथ नहीं लगा सकते। फिर लड़का उससे कहता है, बाय द वे, मेरा नाम विक्रम है और आपका? लड़की जवाब देती है, मेरा टीना। विक्रम जी, आप सच में इतने रोमांटिक हो या मुझे देखकर ये सब कर रहे हो? लड़का जवाब देता है, आप मुझे मौका तो दीजिए टीना जी, अभी आपने देखा ही क्या है? ये सुनकर टीना विक्रम की आंखों में देखती है, जो उसे विक्रम के साथ टाइम बिताने के लिए मजबूर कर रही थी। फिर टीना विक्रम से कहती है, क्या सच में तुम्हारे घर पर कोई नहीं है? विक्रम जवाब देता है, हाँ सच में, अगर तुम्हें झूठ लग रहा है तो तुम वहाँ चलकर खुद ही क्यों नहीं देख लेती?
ये सुनकर टीना कुछ देर तक विक्रम की ओर देखती रहती है और कुछ देर बाद वो कुछ कहने ही वाली होती है कि टीना का फ़ोन बजता है और वो अपने फ़ोन को देखती है जिस पर उसके घर से फ़ोन आ रहा था। वो फ़ोन उठाती है और किसी को बताती है कि वो अपने किसी दोस्त के साथ है और सुबह तक घर आएगी। ये सुनकर विक्रम टीना से कहता है, क्या वो दोस्त मैं ही हूँ टीना जी? टीना जवाब देती है, हाँ। और वो विक्रम के काफ़ी नज़दीक आकर कहती है, मुझे तुम्हारे घर को देखने की जिज्ञासा हो रही है, तो देर किस बात की है, चलो चलते हैं। विक्रम टीना से कहता है। विक्रम और टीना बार से निकलते हैं और विक्रम की कार के पास पहुंचते हैं जो अंधेरे में खड़ी थी। वो दोनों उसमें बैठते हैं और एक दूसरे को देखते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि उनकी सांसें आपस में टकराने लगती हैं और कुछ देर बाद एक दूसरे के होंठ भी और वो एक दूसरे को चूमने लगते हैं। कुछ देर बाद विक्रम टीना से कहता है, लगता है हमें जल्द से जल्द मेरे घर पहुंचना होगा। और वो कार को चलाता है और वो दोनों विक्रम के घर की ओर रवाना होते हैं। कुछ देर बाद विक्रम देखता है कि टीना किसी से फ़ोन पर चैटिंग कर रही थी। वो उससे पूछता है, तुम किससे चैटिंग कर रही हो? टीना जवाब देती है, मेरी एक दोस्त है, उसे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं किसी लड़के के साथ हूँ, तो उसे यकीन दिलाओ। मेरी एक फ़ोटो खींचकर उसके पास भेजो, उसे यकीन हो जाएगा। फिर टीना यही करती है और विक्रम की एक फ़ोटो खींचकर अपने दोस्त के पास भेजती है। ये होते ही विक्रम टीना से कहता है कि मुझे एक बार तुम्हारा फ़ोन चाहिए। टीना पूछती है, क्या हुआ? तुम मेरे फ़ोन से क्या करोगे? विक्रम जवाब देता है, तुम्हारे दोस्त के पास एक मैसेज भेजना है, तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं खुद ये कर सकती हूँ। टीना विक्रम से कहती है। ये सुनकर विक्रम कहता है, तो ठीक है, लिखो, प्लीज़ मुझे बचा लो। ये सुनकर टीना विक्रम की ओर देखती है और विक्रम टीना की ओर। टीना ये सुनकर थोड़ी डर जाती है। इसका क्या मतलब है? विक्रम जवाब देता है, इसका ये मतलब है कि तुम्हारी दोस्त को तुम्हें बचाना है। टीना विक्रम से पूछती है, पर किससे? विक्रम टीना की ओर देखता है और कहता है, मुझसे। और ये कहकर वो टीना के चेहरे पर एक मुक्का मारता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर वो अपनी गाड़ी को सड़क के किनारे रोकता है और टीना के गाल को चूमते हुए एक और फोटो उसकी दोस्त के पास भेजता है और एक लोकेशन भी। मैसेज उसकी दोस्त के पास पहुंचता है, जो लड़की नहीं कोई लड़का था। वो उसे देखता है और अपने दो साथियों को इस बारे में बताता है और विक्रम की भेजी गई लोकेशन की ओर अपने दोस्तों के साथ हथियार लेकर रवाना होता है। और बाद में वो विक्रम टीना को रस्सी से बांधता है और उसे अपनी कार की डिक्की में गिराता है और आगे बढ़ता है। वर्तमान समय। टीना विक्रम से होश में आने के बाद पूछ रही थी कि वो आखिरकार क्या कर रहा है। फिर विक्रम टीना को बालों से पकड़कर डिक्की से बाहर गिराता है। जमीन पर गिरते ही वो दर्द से चीखने लगती है, लेकिन इस सुनसान जंगल में बस उसी की चीखों की आवाज़ें गूंज रही थी। फिर विक्रम उसे टांगों की ओर से पकड़ता है और घसीटते हुए जंगल की ओर लेकर जाता है। टीना का रो रो कर बुरा हाल था। वो अब बहुत ही डरी हुई और घबराई हुई थी और कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। फिर विक्रम एक जगह पर जाकर रुकता है और एक जगह पर एक गड्ढा खोदने लगता है। विक्रम को गड्ढा खोदते देख टीना घबराते हुए विक्रम से कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम आखिरकार चाहते क्या हो मुझसे? मुझे छोड़ दो प्लीज़। और वो रोने लगती है। उसे रोते देख विक्रम रुकता है और उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे देखता रहता है। टीना उसे देखकर कहती है, मुझे छोड़ दो प्लीज़ विक्रम, मुझे छोड़ दो। विक्रम टीना के आंसुओं को अपनी उंगली से पोंछता है। टीना को महसूस होता है कि विक्रम की उंगलियों के नाखून किसी जानवर की तरह थे, जो अजीब था। जब वो उससे मिली थी तब उसने ऐसा नहीं देखा था। टीना के आंसुओं को पोंछने के बाद विक्रम टीना की आंखों में देखता है और अचानक से टीना की एक आंख को अपने नाखूनों से बाहर निकाल लेता है।
ये होते देख टीना की चीखें और ज्यादा तेज और दर्द से भरी हो जाती हैं और वो जमीन पर रस्सियों से बंधी तड़पती रहती है और विक्रम फिर से गड्ढा खोदने लगता है। कुछ देर बाद वो उस गड्ढे को पूरा खोद चुका था और वो फिर से टीना के पास जाता है जो जमीन पर पड़ी तड़प रही थी। वो उसे उठाता है और उस गड्ढे के मौजूद एक पेड़ से उसे बांध देता है और टीना को देखता है। टीना की एक आंख से बहुत सारा खून बह रहा था जो उसके पूरे चेहरे से होता हुआ उसके कपड़ों पर लग चुका था। उसका शरीर और जुबान डर के मारे कांप रहे थे। वो देखती है कि विक्रम को कुछ होने वाला है और वो देखते ही देखते किसी इंसान से किसी शैतान में बदल जाता है। उसके दांत और नाखून किसी जानवर की तरह हो चुके थे और उसकी आंखें बिल्कुल लाल, मानो उसकी आंखों में खून उतर आया हो। उसकी जुबान उसके मुंह से बाहर निकल रही थी और किसी सांप की तरह हवा में लहरा रही थी और उससे लार टपक रही थी। वो अपनी जीभ से टीना के चेहरे पर लगे खून को चाटता है जिसे देखकर टीना का डर और ज्यादा बढ़ जाता है। वो टीना के कान के पास जाकर कहता है, टीना, क्या तुम्हें डर लग रहा है? टीना घबराते हुए कहती, हाँ, मुझे डर लग रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे भी लगा था जब मेरा सामना भी मौत से हुआ था। क्या तुम्हें याद नहीं? तुम मेरे साथ ही थी। याद करो, ये वही जगह है जहाँ तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मुझे मौत से रूबरू कराया था। टीना ये सुनकर उसकी ओर देखती है और कहती है, कौन हो तुम? ये सुनकर विक्रम हंसता है और कहता है, तुम्हें मेरा चेहरा याद नहीं, और याद भी कैसे होगा, क्योंकि तुम बेगुनाहों को मारते हो और उन्हें लूटते हो, मगर कभी उन्हें इस नजर से नहीं देखते कि वो तुम्हें याद रहे, है ना? मुझे माफ कर दो विक्रम, अब हमने वो काम छोड़ दिया है। माना मैंने मेरे दोस्त पहले लोगों को लूटते थे, पर अब नहीं। टीना विक्रम को जवाब देती है। ये सुनकर विक्रम कहता है, अच्छा, सच में? लेकिन मुझे तो यही लग रहा है कि आज भी तुम और तुम्हारे दोस्त मुझे लूटने वाले थे। मुझे माफ कर दो विक्रम, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। टीना विक्रम के सामने गिड़गिड़ाती है, पर विक्रम के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। वो टीना से कहता है, तुमने मुझसे पैसे नहीं लूटे, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी लूट ली। मैं तुम्हें मेरे लिए माफ कर देता, मगर तुमने जो मेरी दीप्ति के साथ जो किया, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। 4 साल पहले विक्रम और उसकी गर्लफ्रेंड दीप्ति एक होटल से खाना खाने के बाद अपने घर की ओर जाने वाले ही होते हैं कि एक लड़का और एक लड़की उनके पास आते हैं और कहते हैं, दोस्त, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? हमारी कार खराब हो गई है और मैंने देखा कि तुम उसी ओर जा रहे हो जहां हमें भी जाना है। विक्रम कुछ देर सोचता है, लेकिन दीप्ति कहती है, विक्रम, इसमें सोचने की क्या बात है? और वो उनसे कहती है, आप हमारे साथ आ सकते हो। वो सब गाड़ी में बैठकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाते हैं। रास्ते में वो लड़का विक्रम से कहता है, क्या आप दोनों शादीशुदा हो? विक्रम जवाब देता है, नहीं, पर जल्द ही होंगे। वो लड़का भी अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ को चूमता है और कहता है, हम भी बहुत जल्द ही शादी करने वाले हैं। कुछ देर बाद वो जंगल के पास सुनसान रास्ते पर पहुंचते हैं और विक्रम उन दोनों से कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनकर वो दोनों हंसते हैं और विक्रम से कहते हैं, तुम्हारी मौत। और वो लड़का विक्रम के सिर पर किसी चीज से हमला करता है। विक्रम की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी एक पेड़ से जा टकराती है और वो देखता है कि वो एक पेड़ से बंधा है। दीप्ति जमीन पर बेहोश पड़ी है। विक्रम उसे आवाज देता है, पर वो कोई भी जवाब नहीं देती। फिर वही लड़का और लड़की उसके पास आते हैं और कहते हैं, घबराओ मत विक्रम,
बहुत जल्द तुम दोनों मरने वाले हो। ये सुनकर विक्रम उससे कहता है, ऐसा मत करो दोस्त, तुम जितना कहोगे मैं उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तुम शायद नहीं जानते मैं बहुत अमीर हूँ, यही तो तुम्हारी गलती है। तभी उनके दो साथी और वहाँ पर आ जाते हैं, जिनमें से एक के पास लैपटॉप होता है और वो लड़का विक्रम से कहता है, अब हम एक खेल खेलेंगे, तुम्हें बस हमारे सवालों के जवाब देने हैं। विक्रम कहता है, ठीक है, पर हमें कुछ भी मत करना। फिर वो लड़का विक्रम से उसके सभी बैंकों की डिटेल पूछता है और विक्रम उन्हें बता देता है। कुछ देर बाद उसमें से एक लड़का कहता है, काम हो गया बॉस। फिर वो लड़का विक्रम की ओर अपनी गन तानता है और कहता है, हमारा सफ़र यहीं तक था विक्रम। ये देखकर विक्रम कहता है, रुको रुको, मैंने तुम्हारी बात मानी, अगर तुम और पैसे चाहते हो तो मैं और दे सकता हूँ, पर हमें मत मारो। लेकिन वो लड़का उसकी बात नहीं सुनता और उसके ऊपर गोली चला देता है। गोली विक्रम की छाती में लगती है और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। फिर वो लड़का दीप्ति के पास जाकर अपनी गन को तानता है कि तभी उसके पास उसका साथी आता है और कहता है, बॉस हम इसे मारने वाले ही हैं, तो क्या हम इसे मारने से पहले इसके साथ कुछ देर मज़े नहीं ले सकते? वो लड़का कुछ देर सोचता है और कहता है, आइडिया अच्छा है, पर हमें इसे पहले होश में लाना होगा। फिर वो दीप्ति को होश में लाते हैं और उसके साथ रेप करते हैं। विक्रम की सांसें अब तक चल रही थीं, उसकी आंखें बंद थीं, मगर वो कानों से दीप्ति की चीखें सुन रहा था और अंदर ही अंदर रो रहा था। वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है, जानी मन क्या मैं भी उस लड़की से कुछ खेल सकता हूँ? उस लड़के की गर्लफ्रेंड और कोई नहीं, टीना ही थी। टीना कहती है, हाँ पर बस 10 मिनट। वो लड़का जवाब देता है, इतना समय तो मेरे लिए बहुत है। और वो भी दीप्ति के साथ रेप करता है और बाद में वो सब दीप्ति को जिंदा ही एक गड्ढे में विक्रम के साथ गाड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद उस जगह पर खून की गंध को सूंघते हुए जंगली कुत्ते आते हैं और ज़मीन को खोदकर विक्रम की लाश को निकालकर नोचने लगते हैं। लेकिन अचानक कुत्ते वहाँ से डरकर भाग जाते हैं, क्योंकि उनसे भी खतरनाक कोई चीज़ विक्रम की लाश को अपनी प्यास बुझाने के लिए देख रही थी, और वो थे जंगल के खतरनाक चमगादड़, जो किसी भी जीव को जिंदा ही मार देते हैं। वो विक्रम की लाश के ऊपर टूट पड़ते हैं और जब तक अपनी प्यास बुझाते हैं तब तक उसके शरीर में खून का एक एक कतरा खत्म हो जाता है। अचानक विक्रम के शरीर में कुछ हलचल होती है और अचानक से उसकी आंखें खुलती हैं, जो बिल्कुल लाल थी, और वो चीखते हुए उठता है। वर्तमान समय। विक्रम टीना से कहता है, मैं 4 सालों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और किस्मत देखो तुम मुझे उसी शहर में मिले जहाँ तुमने मुझे मारा था। मुझे माफ़ कर दो विक्रम, मैं तुम्हें मेरे साथियों के पास पहुँचा सकती हूँ। ये सुनकर विक्रम कहता है, माफ भगवान करता है, शैतान नहीं। और तुम जानते हो मैं क्या हूँ। और रहा सवाल तुम्हारे साथियों का, वो कुछ ही देर में यहाँ आते ही होंगे। फिर वो टीना के पास जाकर कहता है, क्या तुम तैयार हो? टीना डरते हुए उससे पूछती है, तुम क्या करने वाले हो? विक्रम जवाब देता है, मैं अपनी प्यास बुझाने वाला हूँ। टीना के दोस्त गाड़ी से वहां पहुंचते हैं और विक्रम की गाड़ी के पास अपनी गाड़ी को रोककर उसमें से उतरते हैं और गाड़ी के पास टीना को देखते हैं, लेकिन वो उन्हें वहां पर नहीं मिलती। तभी अचानक से उन्हें टीना की चीख सुनाई देती है और वो सब अपनी अपनी गन निकालते हैं और गाड़ी से एक एक टॉर्च लेकर जंगल के अंदर जाते हैं। वो सब चीखें सुनते हुए उसकी ओर बढ़ रहे थे कि अचानक चीखें बंद हो जाती हैं और कुछ देर बाद वो तीनों एक जगह पर पहुंचते हैं। वहां का नज़ारा देखकर वो चौंक जाते हैं और उनमें से एक की उल्टी भी हो जाती है। वो देखते हैं कि टीना की बॉडी एक पेड़ से बंधी थी और उसके ऊपर कपड़े गायब थे। उसके ऊपरी शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके शरीर को किसी ने जानवरों की तरह नोचा हुआ था। वो सब धीरे धीरे उसके पास पहुंचते हैं और टीना का बॉयफ्रेंड उसकी ओर देखकर कहता है, टीना जिसने भी तुम्हारे साथ ये किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा।
वो टीना के चेहरे पर अपना हाथ लगाता है कि उसके हाथ लगाते ही टीना का सिर उसकी धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर वो और ज्यादा घबरा जाते हैं और उनमें से एक कहता है, हमने शायद यहाँ आकर गलती कर दी बॉस, हमें यहाँ नहीं चलना चाहिए था। तभी उन्हें किसी की आवाज आती है, हाँ तुमने ठीक कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो सब उसकी ओर मुड़कर देखते हैं और उसके ऊपर टॉर्च मारते हैं। विक्रम का चेहरा देखकर वो डर जाते हैं। उसके चेहरे पर खून लगा था, किसी जानवर की तरह उनकी ओर बढ़ रहा था। वो सब उस पर गोलियों की बौछार कर देते हैं, पर कोई भी गोली उसे छू भी नहीं पाती। ये सब देखकर वो वहां से भागने लगते हैं। विक्रम उन्हें भागते देखकर कहता है, ना समझो, तुम मौत से नहीं भाग सकते। और वो बहुत तेज रफ्तार से उसकी ओर आ जाता है और उनमें से एक के पास जाकर उसे पकड़ लेता है और उसकी आंखों में मौत का डर देखता है। विक्रम उसके माथे पर अपने नुकीले नाखूनों को रखता है और उसके चेहरे से उसकी खाल को खींच लेता है और अपने हाथ को उसके शरीर के आर पार कर देता है और दूसरे की ओर बढ़ता है। दूसरा लड़का एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि तभी उसके चेहरे पर खून की बूंदें गिरती हैं। वो ऊपर की ओर देखता है। विक्रम पेड़ पर बैठा उसकी ओर देख रहा था। वो नीचे आता है और उसकी ओर बढ़ने लगता है। उसके हाथों को वो पेड़ के पीछे एक दूसरे में किसी रस्सी की तरह बांध देता है। वो लड़का दर्द से चीखने लगता है कि विक्रम अपने नाखूनों से धीरे धीरे उसके गले को चीरता और वो वहीं पर तड़पता रहता है। कुछ देर बाद वहाँ पर बहुत से चमगादड़ आते हैं और वो उस लड़के को नोचने लगते हैं और कुछ ही देर बाद उस लड़के के शरीर पर बस हड्डियों का ढांचा ही होता है। अब बस एक ही बाकी था। वो भागते हुए अपनी गाड़ी के पास पहुंच चुका था और वो अपनी कार में बैठता है और उसे चलाने ही वाला होता है कि विक्रम उस कार के बोनट पर आकर कूदता है और उस कार की खिड़कियों के कांच चकनाचूर हो जाते हैं। विक्रम उसकी गर्दन पकड़कर उसे कार से बाहर निकालता है और दूर फेंक देता है। वो लड़का धीरे धीरे खड़ा होता है और विक्रम की ओर देखकर कहता है, तुम क्या बन चुके हो विक्रम? तुम भी हमारी तरह शैतान बन चुके हो। अब तुम में और हम में कोई फर्क नहीं। विक्रम जवाब देता है, फर्क है, मैं शैतान नहीं, मैं शैतानों को मारने वाला शैतान हूँ और लोग मुझे वैम्पायर कहते हैं। क्या तुम मुझे सच में मारने वाले हो? लड़का विक्रम से पूछता है। तुम्हें क्या लगता है? विक्रम जवाब देता है। फिर लड़का कहता है, अगर यही बात है तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमने तुम्हें ऐसे ही नहीं मारा। किसी ने तुम्हारी सुपारी दी थी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा बदला अधूरा रहे। हम सब जानते हैं कि हमने जिंदगी में पाप किए हैं, पर ऐसी सजा मिलेगी कभी नहीं सोचा था। क्या तुम जानना चाहते हो तुम्हारी सुपारी किसने दी थी? विक्रम पूछता है। हाँ, अगर तुम बताना चाहो तो बता सकते हो, अगर नहीं बताना चाहते तो मैं बाद में तुम्हारी लाश से वो नाम पूछ लूंगा। लड़का जवाब देता है, तुम्हारे अंकल जो अब तुम्हारी जायदाद के मालिक हैं। ये सुनकर विक्रम उसे कहता है, तुम ये मत सोचना कि अब मैं तुम्हें मारने में कोई कटौती बरतने वाला हूँ। ये सुनकर वो लड़का अपने हाथ फैलाता है और कहता है, मुझे आज़ाद करो। और विक्रम तेजी से उसकी ओर जाता है और अपने दांतों से उसकी गर्दन को अलग कर देता है और उसका खून पीने के बाद उसके शरीर के टुकड़ों को जंगली कुत्तों के हवाले कर देता है और काले आसमान को देखता है। विक्रम का अंकल अपने बाथरूम में आईने के सामने शेव कर रहा था कि रेजर से उसके चेहरे पर एक कट लग जाता है और उससे खून बहने लगता है। वो उस खून को रोकने की कोशिश करता है, तभी वहाँ की लाइट बंद हो जाती है। वो अंधेरे में कहता है, अरे लाइट को क्या हुआ, इसे अभी ही जाना था। अचानक से लाइट वापस आती है और वो आईने में देखता है कि उसके पीछे विक्रम खड़ा है। वो विक्रम को देखकर चौंक जाता है और कहता है, विक्रम तुम? हाँ, मैं ही हूँ अंकल। और ये कहते ही विक्रम अपने दांतों से उसकी गर्दन को अलग कर देता है और देखते ही देखते विक्रम के अंकल की चीखें मौत में बदल जाती है।